हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग जियोग्राफी थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन से हमें ये बात समझ में आ गया कि ओल्ड ट्रेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी वर वेरी मच अवेयर अबाउट द डैम्स। डैम्स के बारे में हमें अवेयरनेस था, जिसका पर्पज होता था इरिगेशन के लिए उस टाइम तक। मीन्स अगर डैम्स की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ, मान लीजिए ये हमारा रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर है, इसके अक्रॉस एक स्ट्रक्चर, एक बैरियर टाइप का स्ट्रक्चर जो वाटर को क्या कर रहा है, रोक रहा है और अपने हिसाब से यूज करने में मदद कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं डैम को डिफिनीशन में अगर कन्वर्ट करें तो अ बैरियर, आर्टिफिशियल बैरियर across the water, across the river, अब पहले के टाइम में जब डैम बनता था तो उसका मेजर जो यूज था उस टाइम पर सिर्फ इरिगेशन हुआ करता। लेकिन आज के टाइम में रिवर टू कंट्रोल वाटर फॉर, टू कंट्रोल एंड regulate the water for purpose of, आज के टाइम में क्या क्या पर्पज है उसको समझते हैं। आज के टाइम में पर्पज क्या है? नंबर 1, जैसे इरिगेशन, हम लोग इसको कंट्रोल करके, रेगुलेट करके कहीं पे इरिगेशन के लिए वाटर को सप्लाई कर देना। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने पानी को रोका, फिर आगे एक कैनाल बना दिया, कैनाल मतलब नाला टाइप का, और इसके थ्रू हम लोग जो है पानी को इधर सप्लाई कर दिया, फिर इधर इस तरह से छोटे छोटे कैनाल बना के वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि इरिगेशन किया जा सके। सेकेंड, फॉर ड्रिंकिंग इन रूरल एंड अर्बन एरिया, रूरल और अर्बन एरिया में ड्रिंकिंग के लिए, है ना। इससे इंपॉर्टेंट चीज और भी है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इससे हम लोग टरबाइंस के थ्रू जो है पावर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, पावर जनरेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग? यहां पर फिशरीज वगैरह की एक्टिविटी भी कर सकते हैं, फिश वगैरह को पालना, ये भी कर सकते हैं। सम एक्वेटिक क्या बोलेंगे इसको, एक्वेटिक कल्चर, यानी कि जो भी फिश वगैरह या फिर जो भी पानी से रिलेटेड उनको पालन कर सकते हैं। इसके अलावा इन एरियाज को, दीज एरियाज एज अ टूरिज्म के लिए हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि ये कैनाल है, मान लीजिए कैनाल थोड़ा सा काफी वाइड हो तो हम लोग नेविगेशन भी कर सकते हैं, नेविगेशन भी कर सकते हैं, और एक्सेट्रा, और भी जो वो पॉसिबल चीजें होगा। सो वी कैन से कि प्रेजेंट सिनेरियो में, इन प्रेजेंट डैम्स हैव मल्टी पर्पज रोल। दैट इज द रीजन हम लोग किस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीपर्पज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज ऑफ
river projects and integrated water मैनेजमेंट। सो मल्टीपर्पज हम लोग रिवर का कई तरीके से यूज कर रहे थे। पहले क्या रहा था, पहले था सिर्फ इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक तरह से देखो जब उस टाइम पे डैम बनाया भी जाता था ज्यादा फ्लडेड वाटर का इस्तेमाल करते थे, तो नो डाउट हम लोग कह सकते हैं फ्लड कंट्रोल भी करता है, ये फ्लड कंट्रोल भी करता है। तो आज के टाइम में इसका पर्पज जो है मल्टीपर्पज है, मतलब एक के बजाय कई सारे वर्क जो है हम लोग इससे ले सकते हैं, जो डैम्स वगैरह है। और इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को मैनेज कर रहे हैं अपने हिसाब से, जहां मन करे वहां सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जिसको सप्लाई करना है जैसे इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, तो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी का सॉल्यूशन है ये। गुड। तो जब हमारा देश आजाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, फोकस किया गया, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा अमीर तो थे नहीं, फोकस किया गया, फोकस्ड ऑन बिल्डिंग लार्ज डैम्स। क्योंकि आप सोचो, जो है तो ये बहुत सारे पर्पस सर्व कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रहा है, इरिगेशन कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लरिश होने में मदद करेगा, क्योंकि फंडामेंटल जो किसी भी इकोनॉमी का फाउंडेशन है तो एग्रीकल्चर ही है। तो लार्ज डैम्स, दैट इज द रीजन हमारे प्रधानमंत्री जी, फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि डैम्स, लार्ज डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का जो लार्ज डैम्स है, दीज आर द मॉडर्न टेम्पल्स। नाउ मॉडर्न टेम्पल्स, ये कहने का मतलब क्या था, सी पहले के टाइम में जब किसी टाउन को ग्रो करना हो, एक नया टाउन स्टैब्लिश करना हो, एक नया विलेज स्टैब्लिश करना हो, तो सबसे पहले एक टेम्पल ही स्टैब्लिश किया जाता था। एक टेम्पल स्टैब्लिश किया, टेम्पल के सराउंडिंग में लोग बसना शुरू किए, सो इट वाज कंसीडर्ड एज ए सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। टेम्पल को कंसीडर किया जाता था एट दैट टाइम सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरह से कई सारे डैम्स हमारे कंट्री में बनाए भी गए। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जांपल की, तो हमारे कंट्री में एक है डैम भाखरा नांगल, यहां पर सतलज रिवर के पास, यहां पर भाखरा नांगल डैम। तो सराउंडिंग एरिया को जो है क्या करेगा, ये वाटर प्रोवाइड करेगा, है ना। इसी तरह से महानदी रिवर पे ये कौन सा है, सतलुज रिवर, सतलुज और बेसिन पे है, बेसिन। इसी तरह से यहां पे है हीराकुंड डैम ऑन महानदी रिवर। सिग्निफिकेंस अगर डैम का समझना है तो आप एक झारखंड वाला रीजन जो है, वहां पे एक रिवर फ्लो होता है दामोदर रिवर। झारखंड वाला रीजन, यहां पे एक दामोदर रिवर है, दामोदर रिवर बंगाल में जाके हुगली वगैरह से अटैच हो जाता है। तो दामोदर रिवर जो है झारखंड के रीजन में क्या करता था, ये फ्लड लेके आता था। तो एक तरह से जो दामोदर रिवर था, दामोदर रिवर was
काइंड ऑफ सौरो ऑफ झारखंड। जैसे अभी के टाइम में कोसी रिवर बिहार का, उसको बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये फ्लड के कारण लोगों के लाइफ को पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर। तो इसके ऊपर फिर एक डैम बना, है ना, डैम बना जो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट किया। तो नो डाउट फ्लड कंट्रोल भी करता है। इसके अलावा एक डैम है सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। अच्छा, सरदार सरोवर डैम की अगर बात करें तो थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं ताकि तो सरदार सरोवर डैम की अगर हम लोग बात करें, सरदार सरोवर डैम कहां पे, जो कि नर्मदा रिवर में, नर्मदा रिवर पे है। और ये स्टेट कितने कवर करता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। 4 स्टेट को कवर करता है ये, मतलब कैटर करता है, सर्विस अपना प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ, कैसे, जैसे गुजरात की अगर बात करें तो सरदार सरोवर डैम से समवेयर अराउंड 18 लाख से ज्यादा, 18.45 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेट करने के लिए, लैंड को इरिगेशन, ताकि खेती हो सके, है ना। अब 18 हेक्टेयर का मतलब क्या है, बेसिकली 1 हेक्टेयर का मतलब 1 हेक्टेयर, क्योंकि विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए ना, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर मींस ऐसे आप 100 मीटर कंसीडर कर लो और फिर इस तरह से 100 मीटर चले जाओ, तो ये जितना पूरा जमीन होगा लैंड, दिस इज 1 हेक्टेयर। और ऐसा 18.45 लाख हेक्टेयर लैंड को ये इरिगेट करेगा, जो कि ये पूरा एरिया एक तरह से इस पूरे एरिया का 75% कोई सोर्स है ही नहीं वाटर का, नो सोर्स ऑफ वाटर। तो इनको वाटर मिल कहां से रहा है इरिगेशन के, ओनली थ्रू दिस प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब इसी को बोलते हैं कमांड एरिया, जहां पे वाटर सिर्फ कहां से आ रहा है, एक सर्टेन रिवर प्रोजेक्ट, दैट इज कमांड एरिया। तो ये गुजरात के लगभग 75% कमांड एरिया को कवर करता है, जहां पे वाटर का सोर्स सिर्फ ये रिवर का प्रोजेक्ट है। तो इससे एग्रीकल्चर वहां पे फ्लरिश होगा, लोगों की लाइफ चेंज होगी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें राजस्थान का तो लगभग 2.45 इसके आसपास लाख हेक्टेयर लैंड फॉर इरिगेशन के लिए, जो कि ये पूरा का पूरा एरिया मींस ये पूरा 100% एरिया जो है क्या है, ये 100% एरिया आप कह सकते हो कमांड एरिया है। मींस इसमें कहीं से भी पानी सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट से पानी मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज कहीं से भी पानी नहीं मिलने का, ठीक है। तो एक नया एरिया जो एग्रीकल्चर में इंक्लूड हुआ, वेरी गुड। देन महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र में लगभग 37,000 हेक्टेयर इन हिली ट्राइबल एरिया, यानी कि इतना एरिया जो है कवर किया जा रहा है हिली रीजन महाराष्ट्र का, जहां पे क्या होगा, वाटर को प्रोवाइड करके, तो ये ट्राइबल एरिया है तो ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, वो लोग बेहतर तरीके से भी एग्रीकल्चर कर सकेंगे, है ना। महाराष्ट्र का क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा बेनिफिट है नहीं, ठीक है। मध्य प्रदेश क्योंकि
मध्य प्रदेश वगैरह में, इन सब में वाटर का क्या है, ड्रिंकिंग सप्लाई, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अदर एरियाज में। मध्य प्रदेश का एग्जैक्ट डेटा है नहीं, आप बुक में चेक कर लेना, मिल जाए तो बेहतर है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, डेजर्ट रीजन में वाटर सप्लाई, प्लस ऑब्वियस बात है इसमें टूरिज्म वगैरह भी फ्लरिश होगा, वो एक अलग बात है। तो सरदार सरोवर डैम का हमने बेनिफिट देखा कितना बेनिफिशियल है। तो एक माइंड में ये बन रहा है ना कि लार्ज डैम्स जो है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है फॉर द कंट्री, बट कहानी ऐसा नहीं है, सिर्फ बेनिफिट ही नहीं है, देयर इज सम निगेटिव इंपैक्ट भी, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको बिठाते हैं। तो लार्ज डैम के निगेटिव इफेक्ट को समझते हैं, ठीक है। बेनिफिट तो हमने देख लिया, निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डैम। एक बार आप डेटा वो चेक कर लेना जो मैंने सरदार सरोवर डैम के ऊपर बताया था कि जो भी 18 लाख हेक्टेयर से ज्यादा गुजरात वाला और ये सारी चीजें, एक बार डेटा बुक में चेक करना, ठीक है। तो निगेटिव इफेक्ट में चलो लॉजिकली डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए रिवर है, ये मान लीजिए रिवर है हमारा, इसके ऊपर हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है डैम का, डैम का। तो एक बात तो क्लियर है कि रिवर यूजुअली पास थ्रू दी फॉरेस्ट एरियाज, मतलब ऐसे एरिया से पास होता है ज्यादातर जो थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया होता है ना। रिवर पास थ्रू फॉरेस्ट और सेमी फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया लिख देता हूं, बस एक अंडरस्टैंडिंग समझने। तो डैम बनाने के लिए हमें उस एरियाज में जो भी पेड़ पौधे उसको काटना पड़ेगा, जो भी लाइफ है कुछ उनको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। सो डैम का मतलब हो गया पहला चीज जो हमारा आ रहा है, डैम मीन्स लॉस ऑफ लोकल वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ। पहला बात बन रहा है, क्योंकि आप इस बनाओगे तो स्ट्रक्चर ही ना, और क्या तरीका है, ठीक है। या अगर आपने जो है इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके किया, तो मान लीजिए आपने इसको डाइवर्ट करके कहीं पे यहां पे बनाया, तो मान लीजिए डैम यहां पे बनाया डाइवर्ट करके, तो भी आपको ये वाला चीज तो देखने को मिलेगा ही। दूसरा, वाटर रिवर एक सर्टेन स्पीड से फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर एक सर्टेन स्पीड से फ्लो हो रहा है, उसका स्पीड कम हो सकता है। सेकेंड, इट मे अफेक्ट फ्लो ऑफ रिवर। सी, कोई भी रिवर है, मान लीजिए जैसे गंगा की ही बात कर लें हम लोग, अगर हमारा कंट्री है, तो अगर मान लीजिए हम लोग गंगा रिवर की सॉरी गंगा रिवर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर गंगा रिवर है, वैसे इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, चलो ये प्रॉब्लम लेते हैं कावेरी का। यहाँ पे कावेरी रिवर फ्लो हो रहा है, अगर इस रिवर पे मैंने डैम बनाया, कुछ ऐसा किया जिससे फ्लो अगर स्लो होगा, फ्लो अगर धीमा पड़ जाएगा, अगर फ्लो हमारा स्लो हो जाएगा, तो आगे हो सकता है तमिलनाडु एरिया में पानी ना पहुंचे। दिस मे कॉज ड्राउट, सूखा, ड्रॉट इन अदर रीजन कर सकता है ना। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें, तो रिवर में जितने भी एक्वेटिक लाइफ होते हैं वो माइग्रेट भी करते रहते हैं इधर से उधर, तो कहीं ना कहीं इट में अफेक्ट, में क्या करना, अफेक्ट करता ही है, इट में अफेक्ट माइग्रेशन, नेचुरल माइग्रेशन कर देते हैं, नेचुरल माइग्रेशन
माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। सी, अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, इन सब चीजों से में डिस्टर्ब इकोसिस्टम पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोगों ने पॉजिटिव चीजें देखा, आपने कहा कि इरिगेशन के लिए बेहतर होता है इरिगेशन से, तो फोर्थ पॉइंट मान लीजिए इट कॉज, देखो इरिगेशन में क्या होता है, ये वाटर सप्लाई कर रहा है, इट कॉज एक्सेस वाटर, या इट एनकरेज, कॉज नहीं एनकरेज, लोगों को एनकरेज कर रहा है, फार्मर्स को एनकरेज एक्सेस वाटर यूज इन इरिगेशन। अब इससे हो क्या रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी है तो किसान भी बिना सोचे समझे जो है पानी यूज कर रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, एक्सेस वाटर यूज से, एक तो हमारा सॉइल जो है, सॉइल सेलाइन होता जा रहा है। मतलब होता क्या है आप समझो, मान लीजिए ये एक मिट्टी है, ठीक है, इसमें पानी गया तो अंदर का जो नमक है वो भी उभर के बाहर आ जाता है। तो सॉइल के अंदर नमक का यानी सेलाइन का मतलब सॉल्ट मिक्सिंग, सॉल्ट आ जाता है, जिससे इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी डिक्रीज। आपने इरिगेशन का बताया तो उससे ये प्रॉब्लम आने लगा। आपने बताया ड्रिंकिंग का, तो होता क्या है कि डैम में पानी जो है रुका रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, स्टैग्नेंट मतलब रुका होना, स्टैग्नेंट which may cause, जो कॉज करेगा, which may cause fertile ground for disease होने के लिए फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है। तो जो आप वाटर प्रोवाइड कर रहे हो वो लोगों को बीमारी भी कर सकता है ना। इसके बाद बोला गया है कि हम वाटर से फ्लड कंट्रोल करेंगे, है ना, ये भी पॉइंट है फ्लड कंट्रोल करने का। तो जैसे फ्लड कंट्रोल का तो फ्लड पैराडॉक्स है, फ्लड कंट्रोल पैराडॉक्स कैसे है इसको समझो, मतलब इसमें ही विरोधाभास है। कैसे, जब आपने रिवर फ्लो कराया, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरह का क्या बोलेंगे इसको, कैनाल है, कैनाल में से वाटर जा रहा है और यहां पे डैम बना हुआ है, ठीक है, ये डैम बना हुआ है। अब वाटर के साथ क्या होता है, रिवर हैव सिल्ट। तो जब यहां पे पानी आया, जब पानी आया ऐसे वाटर रिवर का, तो जो इसके अंदर की मिट्टी है यहां पे आके जो है जमने लगा, मींस सिल्ट के कारण, सिल्ट सेटल डाउन ऑन दी सरफेस ऑफ कैनाल। अगर कैनाल के सरफेस पे मिट्टी, मतलब मान लीजिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये ग्लास है, अभी आप ग्लास के अंदर कितना पानी भर सकते हो, पूरा। अब अगर मैंने ग्लास में ऑलरेडी कुछ भर दिया हो, मान लीजिए यहां तक मैंने क्या भर दिया, कुछ भर दिया है मिट्टी वगैरह, तो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सिर्फ इतना ही रह गया है, और जो आपका कंटिन्यूअस इतने के बराबर है, तो इतना जो पानी एक्स्ट्रा आ रहा है वो तो फ्लड होगा ना, वो तो एज ए फ्लड हो जाएगा। तो आप फ्लड को रोकने के लिए बोल रहे हो और ये कॉज कर रहा है फ्लड। तो सेटल डाउन एंड रिड्यूस वाटर
होल्डिंग कैपेसिटी which may cause flood in सराउंडिंग रीजन। आपके सराउंडिंग रीजन में फ्लड होने का, जहां पे ये है डैम है, सराउंडिंग रीजन में फ्लड होने के चांसेस है ना, फ्लड होने के चांसेस है। इवन सिल्ट को हटाने का फिर अलग से खर्चा लगेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूम करेगा सिल्ट रिमूवल। तो ऐसे कई सारे जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हमने जो है निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। गवर्नमेंट इनका सॉल्यूशन भी करती है, प्रयास भी करती है। जैसे एक सबसे बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव इसका मिला, रिवर आप कह सकते हो, रेन क्या बोलते हैं उसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हम लोग जो बारिश का पानी होता है उसी को अगर सेव कर ले, उसका यूज कर ले, उसको तो आगे देखेंगे। बट इनमें एक और प्रॉब्लम आता है और वो होता है इंटर स्टेट वाटर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो ऐसे कई सारे रिवर हैं जिसके ऊपर हमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है। तो वो भी एक कंसर्न रहता है कि आप एक रिवर पे, जो हमने बताया ना इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का, एक तो कावेरी का डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। ऐसे ही सतलज रिवर का डिस्प्यूट है, सतलज रिवर का डिस्प्यूट है पंजाब और हरियाणा के बीच में, पंजाब हरियाणा। ऐसे ही गोदावरी रिवर का डिस्प्यूट है, गोदावरी रिवर बना दिया, यहां पे है गोदावरी रिवर का डिस्प्यूट है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और अब तो तेलंगाना। सो देयर इज अ मल्टीपल इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी है, जिसके कारण जहां पे डैम बनना भी चाहिए, जो एटलीस्ट जहां पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आ जाता है, तो वो तो मेजर कंसर्न है। तो एग्रीकल्चर यानी कि ये वाला जो कंसर्न है उसको तो सॉल्यूशन किया गया, उसको तो हम लोग देखेंगे। ये भी जस्ट गवर्नमेंट देखो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ दिया जाता है, उन सारी चीजों को जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व भी किया जाता है। तो ये भी एक मेजर कंसर्न। तो हम लोग इस पॉइंट को अगर देखें, जो एक्सेस वाटर यूज का, इसका सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने एक कह सकते हो एक मिशन, एक प्रोग्राम लेके आया जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक योजना लेके आया प्रोग्राम, तो उसको जो एक मैं डिस्कस कर ले, इसको मैं मिटा देता हूं। तो ओवरऑल बड़े डैम का जो सॉल्यूशन है, मान लीजिए उसमें प्रमोट करने में एक इंपॉर्टेंट आता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हम लोग अभी सेपरेट डिस्कस करेंगे, हार्वेस्टिंग। बट एग्रीकल्चर वाले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि सबको तो सारे एग्रीकल्चर फील्ड को पानी तो मिल ही रहा है इरिगेशन के थ्रू, तो उसको कैटर करने के लिए प्रधानमंत्री पीएम कृषि सिंचाई योजना। ओके, इस योजना के अंतर्गत दो बातों पे फोकस है, टू ऑब्जेक्टिव। पहला, हर खेत को पानी मिले, हर खेत को पानी, कैसे भी आप इरिगेशन से प्रमोट कर सकते हो, इरिगेशन के थ्रू उनको मिल रहा है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से मिल रहा है, उसके लिए जो भी मेथड है वो प्रमोट कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब समहाउ आपको हर खेत को पानी मिले, इस चीज के लिए जो भी गवर्नमेंट उसमें खर्च करेगा। अब अगर पानी मिल रहा है तो उसका पानी का यूज कैसे करना है, सेकेंड पार्ट इसका है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर हम लोग एक्सेस वाटर यूज करते हैं, देखो ज्यादा पानी मिलने के कारण जो फार्मर्स हैं वो भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप का यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे राइस की बात करें, राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए तो उसको उगाना शुरू कर देते हैं। तो हमें उस चीज को प्रमोट करना चाहिए जहां पे कम पानी लगे। और दूसरा मेथड कि आप किस तरीके से, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप में आप ड्रिप इरिगेशन का यूज कर सकते हो, ड्रिप
इरिगेशन मेथड। इसके अलावा यू कैन गो फॉर द स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। तो लोगों को कोई भी गवर्नमेंट अगर प्रोग्राम लेके आ रही है, उसका सक्सेस तभी पॉसिबल है जब हर एक व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। I mean, जो उससे रिलेटेड है वो व्यक्ति का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना तभी पॉसिबल है उसका सक्सेस होना। तो इस तरीके के जो योजना होते हैं वो इन्हीं बातों को इंश्योर करते हैं, ताकि मान लो इसमें फार्मर है तो फार्मर पार्टिसिपेशन इंश्योर हो सके। फार्मर पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जैसे हरियाणा के स्टेट्स आप देखोगे, यू विल फ्रिक्वेंटली फाउंड कि वहां पे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इन सब योजना भी गवर्नमेंट बनाती रहती है अपना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको मैं मिटाता हूं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहने का मतलब है जो भी बारिश का पानी हो रहा है उसको इस्तेमाल में लेके आना। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेहतर अल्टरनेटिव हुआ लार्ज डैम्स का। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ऑफ लार्ज डैम्स। रीजन, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, मैंने कहा ना, कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंट्री में प्रोग्राम जो उसमें पीपल पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी रहता है। तो अगर इसमें देखें तो इसमें ये प्रोग्राम जो होता है, ये प्रोग्राम रेन वाटर है, ये लोकली अडॉप्टेड होता है, हर जगह का अलग अलग रहता है, लोकली अडॉप्टेड होता है। दूसरी बात, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है, ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंस, ग्राउंड वाटर हो गया, लार्ज डैम, इन सब से डिपेंडेंस, रिड्यूस डिपेंडेंस है ना। एंड सस्टेनेबल, क्योंकि ये बहुत ही केयरफुली लोग अपना सेव कर रहे हैं, तो उसका सस्टेनेबल यूज भी करते हैं बाय डिफॉल्ट, सस्टेनेबल यूज। और हर एक जगह का लोकली अडॉप्टेड का मतलब हर जगह का अपना अलग तरीका होता है वाटर को हार्वेस्ट करने का। जैसे एग्जांपल के लिए हिली रीजन में बात करें, हिली रीजन, स्पेशली मैं वेस्टर्न हिमालय की बात कर रहा हूं, वेस्टर्न हिमालय की बात अगर करें तो हमें पता है कि वहां का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो जो भी वाटर आ रहा है, जो भी रेनफॉल आ रहा है, वो सारा का सारा बहुत तेजी से नीचे बह जाएगा। इसको सेव करने के लिए कुल्स या गुल्स कह लो, दे फॉर्म। तो ये एक तरीके का नैरो कंड्यूट होता है, मतलब नाली, नैरो कंड्यूट, एक तरह से नाला, विच हेल्प इन इरिगेशन। तो क्या रहता है, इन लोगों ने नैरो कंड्यूट बना दिया, मतलब नाला बना दिया, उसके बाद अपने उन वाटर को मींस कैसे करते हैं, दे डाइवर्ट फ्लो ऑफ रिवर के लो। अब रिवर को पानी कहां से मिल रहा है, मेल्टिंग आइस और रेनफॉल, इनको रेनफॉल और मेल्टिंग आइस से पानी मिल रहा है। इसको क्या करिए, डाइवर्ट करके अपने जो थोड़ा सा फ्लैट सरफेस वाला ये रीजन है वहां पे पानी स्टोर कर दिया, फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले गए। तो कुल्स एंड गुल्स यहां पे अलग मेथड है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में स्पेशली जैसलमेर वाला रीजन, जैसलमेर मतलब ये हमारा कंट्री है, ये वाला रीजन जैसलमेर मतलब एकदम डेजर्ट वाला। तो जैसलमेर वाले रीजन में इसको बोला जाता है खादिन्स। क्या बोलते हैं, खादिन्स। अलग अलग जगह का अलग अलग नाम।
या एक और नाम देखने को मिलेगा अदर रीजन में, जोहार्ट्स। अब ये करते क्या है, इसके अंतर्गत दे क्रिएट अर्थ, मतलब मिट्टी का अर्थन चेक डैम्स, छोटे छोटे डैम्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़े छोटे छोटे, जिसके कारण क्या होता है, वाटर स्टोर हो जाता है, वाटर स्टोर इन फील्ड में ही वहीं पे वाटर स्टोर हो गया। अब ये क्या करेगा, ग्राउंड वाटर वगैरह रिचार्ज करेगा और मिट्टी को जो है मॉइस्चर मेंटेन करेगा। सो मॉइस्चर ऑफ सॉइल मेंटेन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इसके अलावा रूफ टॉप स्टोरेज भी है, रूफ टॉप रेन वाटर स्टोरेज। तो करते क्या है, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये घर है, इसके छत पे जो है, इस पे छत पे वाटर को स्टोर कर लिया जो बारिश हो रहा है, फिर यहां से एक पाइप लगाया, पाइप से स्टोर कर लिया नीचे टैंक में, पानी को टैंक में स्टोर कर लिया, ठीक। अब ये स्टोर्ड है, तो एक तो ये जो रेन वाटर होता है, दिस इज कंसीडर्ड एज अ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। इसी को राजस्थानी में इसी के कारण इसको बोला जाता है पालर पानी। एक तो ये ड्रिंकिंग वाटर भी इंश्योर करता है, और प्लस इसके, क्योंकि गर्मी तो वहां पे बहुत है, अगर इसी के पास में एक अपना रूम बनवा लो तो आपके रूम को भी ये क्या करता है, कूल ठंडा बना के रखता है। एक तो ये हो गया। यही एक सेम, जैसे ये वाला मेथड हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक काजा विलेज है, उसके बारे में, वेस्टर्न हिमालय, मतलब इस साइड का आपका हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया, इस साइड वाला, वहां पे काजा विलेज है, आई थिंक हिमाचल प्रदेश का ही कहानी होगा। ऐसा ही सेम मेथड, यानी कि रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, एक कर्नाटका में एक विलेज है जिसका नाम है गेंटाथूर, आई थिंक गेंटाथूर, देख लेना, कर्नाटका में विलेज है गेंटाथूर। इस विलेज में क्या है, ये विलेज, इस विलेज में लगभग 200 हाउस होल्ड, जिन्होंने रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवा रखा है। अब सोचो, एक घर, वन हाउस सफिशिएंट टू होल्ड, मतलब एक साल में, 1 ईयर, क्योंकि बारिश बहुत होता है। अब देखो कर्नाटका, यहां पे मानसून के टाइम में बारिश इधर से ही आएगा, तो बारिश अच्छा खासा मिल जाता है। एक साल में लगभग 50,000 लीटर वाटर स्टोर करता है, 50,000 लीटर वाटर स्टोर करता है एक घर। तो 200 हाउस कितना करेगा, 200 हाउस, दे कैन स्टोर समवेयर अराउंड 1 करोड़ लीटर पर ईयर, एक विलेज। अब इसमें आप एक चीज लगा लो, 200 घर है, ठीक है, 200 घर है, और ये 1 करोड़ लीटर जो है वाटर स्टोर कर रहे हैं। अगर आप देखो, एक व्यक्ति का कंजम्पशन जो है 55 लीटर माना जाता है, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो कितना बेहतर ये अपने लाइफ को मैनेज कर पाते हैं इन केस ऑफ वाटर। तो इनको ना तो जो है बड़े डैम से पानी चाहिए, ना ही इनको ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करना है, ये इनका पानी ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करने में हेल्प करेगा। तो जब पहला बारिश होता है ना, ये क्या करते हैं, पहले बारिश को पहले तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, बारिश हुआ बाहर निकल गए, दूसरे बारिश से ये सेव कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्योर समझते हैं। आई थिंक ये समझ में आया। इसी तरह से और भी जगह, फॉर एग्जांपल ईस्टर्न रीजन में, जैसे मेघालय का अगर हम लोग बात करें, मेघालय भी एक माउंटेनियस रीजन है, स्पेशली चेरापूंजी और मौसिनराम की अगर बात करें तो चेरापूंजी
देख लेना स्पेलिंग। और मौसिनराम ये इंडिया का वो रीजन है जो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है हर साल। इसके बावजूद भी क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन पे, तो वाटर बहुत स्टिप, बट वाटर फ्लो आउट ड्यू टू स्टिपनेस। स्टिप होने के कारण जो है, वो जो रीजन है हाईली माउंटेनियस स्टिपनेस के कारण जो भी पानी पड़ा वो तुरंत चला गया। दैट इज द रीजन यहां पे भी क्या किया, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया गया और काफी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया हार्वेस्टिंग। इसी तरह बंगाल में फ्लडेड, क्योंकि बारिश इतना होता है, फ्लड होता है, तो फ्लड में फ्लडेड एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया, समहाउ वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, हमारे कंट्री का एक स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बड़ा स्पेशल चीज है, तमिलनाडु में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको मिटा दूं, तब थोड़ा मजा आएगा डिस्कस करने में। तमिलनाडु में अब आप बोलोगे यार सर तमिलनाडु तो जो है समुद्र के पास है, वहां पे तो अच्छा खासा बारिश होना चाहिए, फिर क्या जरूरत है? तो छोटी सी समस्या ये है, जो तमिलनाडु है वो एक तरीके से शैडो जोन में पड़ता है। रेन वाटर सी, इधर आपका वेस्टर्न घाट है ये, तो ये जितना भी बारिश होता है वो इधर ज्यादा रिसीव कर लेता है, ये वाला रीजन बच जाता है, इसके पास ज्यादा बारिश होता नहीं, और यही हमारा तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु ने क्या किया, कंपलसरी कर दिया वाटर, मतलब रूफटॉप, कंपलसरी कि आपको छत के ऊपर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग तो बनाना ही बनाना है, और अगर नहीं बनाया तो देयर इज लीगल प्रोविजन। अगर नहीं बनाया तो लीगल प्रोविजन है, जैसे कि फाइन और कुछ सिविक जो भी उनका मेथड होगा, कि सिविक सर्विसेज होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज, उसमें डिनाई कर सकते हैं। तो लीगल प्रोविजन जो ग्राम लेवल पे लिया जाएगा, ग्राम पंचायत लेवल पे लिया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट आप समझो। और तमिलनाडु सूखा भी झेलता है भाई। तमिलनाडु को बारिश कहां से मिलता है, जब रिटर्न होता है इधर से इधर, जब मानसून आता है तब ये वाला थोड़ा बारिश कराता है, इधर वाला बारिश नहीं मिल रहा, साउथ वेस्ट मानसून नहीं, ये साउथ वेस्ट होगा, ये नॉर्थ ईस्ट, तो ये वाला मानसून मिलता है बारिश। अच्छा एक चीज और है मेघालय का, तमिलनाडु का तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, इसको जो है क्या कर रखा है, कंपलसरी कर रखा है, स्पेशल केस है। मेघालय का हमारा एक 200 ईयर ओल्ड ड्रिप इरिगेशन मेथड है, ड्रिप इरिगेशन मेथड, या आप कह लो बम्बू ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो इसमें कर क्या रखे, बम्बू का जो होलो पार्ट है, बम्बू का जो होलो पार्ट है, बम्बू यूज्ड एज अ पाइप टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू देयर एग्रीकल्चर फील्ड, अपने एग्रीकल्चर फील्ड में वाटर पहुंचाने के लिए। और फिर ये भी मेथड कर रखा है कि वहां पे ड्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पानी गिरेगा। अब इसमें लगभग 80 टू 20 लीटर पानी जो है आराम से फ्लो हो जाता है, ठीक है, एक बार में 80 से 20 फ्लो हो रहा है। और जहां पे इसको ड्रॉप वाला मेथड, यानी कि पर ड्रिप इरिगेशन में, ड्रिप मेथड में इनका पर मिनट 80 टू 20 ड्रॉप्स पर मिनट जो है किसी भी एक पॉइंट पे आराम से जो है गिरता है। और इससे क्या होता है, एक बेहतर एग्रीकल्चर फ्लरिश होता है, एग्रीकल्चर फ्लरिश। अब इसमें आप देखो ये एक सस्टेनेबल मेथड हुआ, इन्होंने क्या किसी लार्ज डैम से पानी लिया, नहीं, पानी वहां पे पेरेनियल वाटर अवेलेबल है, अच्छा खासा वहां पे रिवर फ्लो हो रहा है, लाओ भाई थोड़ा सा इधर दे दो। ना तो इन्होंने लार्ज डैम बनाया,
ना ही इन्होंने ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट किया। तो दिस इज द सस्टेनेबल मेथड एंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द लार्ज डैम्स। और ये कैसे हो सकता है, देखो ये एक बात तो हमें क्लियर हो गया, इट ओनली वर्क थ्रू दी पीपल पार्टिसिपेशन। तो वैसे भी ये लोकली एक्सेप्टेड है, गवर्नमेंट इसको और भी बेहतर प्रमोट कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।